हेलो एवरीवन, मैं हूं आशु कुमार, पीजीटी फिजिक्स, जेएनवी ग्रेडिंग। और मैं आज आपकी सभी जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए जो साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसके लिए मैं आपकी पहली क्लास लूँगा। तो जो हम साइंस के फिजिक्स वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, तो हम पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो सारी शुरुआत ही इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, हम ऐसे इस तरह बोल सकेंगे, फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे, हम प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड द फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली अगर हम उसको टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन करें। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, जिसके अंदर वर्क करने की जो प्रॉपर्टी है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड है, चाहे वो हीट एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, वो चाहे वो रनिंग ऑफ मशीन्स हैं, ठीक है, कुछ भी है जो बल्ब का जलना है यानी लाइट है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट के या इलेक्ट्रिक चार्ज के जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है ना, इसलिए बोला ना कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज के जो भी इस तरह के एनर्जी के इफेक्ट हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से एक टाइप की एनर्जी है जो किसके कारण है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज के कारण है। तो हर बार एक टर्म हमारी चार्ज क्या हो, हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। तो आपने देखा होगा ना कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है उसके पास बहुत टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। या हम खुद को एक तरह रख के देखें, यदि एक सिंगल मैं खुद को रख के देखूं तो मेरे पास बहुत सारी कैसी प्रॉपर्टी होंगी। यदि मैं रिलेशन की बात करूँ, वैसे प्रॉपर्टी अलग अलग टाइप से डिफाइन कर जा सके, पर चलो मैं अपनी मेरी रिलेशन अदर के साथ मैं उसको एक प्रॉपर्टी की तरह डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो मेरी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी हो डिफरेंट इंट्रैक्शन में डिफरेंट दिखाई देंगी, है ना, कई बार डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो जैसे कि मैं ही हूँ और मैं बात कर रहा अपनी बहन से इंटरेक्ट कर रहा, तो उस टाइम मेरी कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रही, भाई की। जब मैं इंटरेक्शन कर रहा अपनी मम्मी पापा से तो बेटे की। जब मैं अपने इंटरेक्शन कर रहा अपने दोस्तों से तो दोस्त की। जब मैं इंटरेक्शन कर रहा अपने बेटे से तो मेरे अंदर पिता की। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन बेस अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बाहर आए, ठीक है, उसी बेस पे हम बतावें कि किसी बॉडी के अंदर मास, बॉडी तो वो की वही, मटेरियल तो वही है, पर जब हमने उसका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन देखा तो हमने उसके अंदर मास की बात करी कि इसके अंदर मास है, ठीक है, या वेट है। जब हमने किसी टेम्परेचर वाली जो टर्म्स आई, वो भी तो आदमी वही था, उसी के अंदर हमें टेम्परेचर भी दिखाई दिया, यानी एक ही मटेरियल के पास के मास भी है, टेम्परेचर भी, लेंथ भी है, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी हों। उसी तरह किसी मेटल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो रेस्पॉन्सिबल है उसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर के लिए, ठीक है, जिसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक बिहेवियर है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम क्या, चार्ज। तो किसी भी मेटल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक, ठीक है, यदि समझ में आ रहा हो तो वो आंतरिक यानी जो उसके अंदर पहले से ही विद्यमान है, या पहले से उपस्थित है, पहले से उसके अंदर प्रेजेंट है, पर वो दिखाई कब दे, जब हम उसी प्रॉपर्टी का इंटरेक्शन कर रहे हो या उसी प्रॉपर्टी को देखने की कोशिश कर रहे हो। जब हम उसी चीज़ को देखने की कोशिश करें वो दिखाई देगा। वैसे इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन पे जब हमारा माइंड फोकस हुआ तो हम इलेक्ट्रिक बिहेवियर दिखाने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब मैग्नेटिक फिक्स करेंगे तो मैग्नेट दिखाई देंगे, जब मास पे फिक्स करेंगे तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन पे फिक्स करेंगे तो मास दिखाई देंगे, तो उसी हिसाब से, ठीक है। तो चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल का वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या दिखावे है, अपना इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करें या मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करें, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर भी चार्ज पे ही डिपेंड करें, ठीक है, क्योंकि जब चार्ज फ्लो हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखावे। तो चार्ज के कारण मैग्नेटिक और उसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यह भी एक तरह की क्या है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हमारे कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पर हमने पहले क्या कहा, हम पहले क्या बताया आपको, चार्ज के बारे में। देखो, इसलिए मैं अपनी जो अभी मैंने एक स्लाइड इसमें डाल ली,
वो थोड़ा गलत जगह डल गई, तो पहले उसी तक पहुंचते हैं। पहले हम चार्ज की ही बात करेंगे, पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिर हम करंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, यानी जो अभी हम चार्ज की बात करें तो उसके पास कितने टाइप की प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जब हम चार्ज के बारे में, चार्ज किसको बोला गया था बताइए। पहले जो ग्रीक थे चार्ज, उन्होंने इसको बोला था, या किसी बोर्ड को बॉडी बोला ना, इस पर बड़ा चार्ज आ रहा है, यानी उसके अंदर कोई वर्क करने की या कोई स्पेशल इफेक्ट दिखाने की एक प्रॉपर्टी आ जाए, उसी को हम चार्ज बोल रहे हैं। तो ग्रीक्स ने पहले देखा था कि वे जब इबोनाइट रोड को रब कर रहे थे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तो बोल रहे थे कि रोड के पास चार्ज आ गई। तो उसी बेस पे हमने चार्ज को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में नई थ्योरीज आई, नई थ्योरी में एटॉमिक थ्योरी आई, जिसके अंदर पता चला कि किसी भी जो जितना भी मटेरियल में एटम्स से बना हुआ है, और एटम्स के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसी बेस पे हमने बताया था कोई बॉडी जब चार्ज हो तो क्या होगा, चार्ज कब होगा, यदि हम रब करें, गर्म करें, किसी भी टेक्निक से, यानी जब भी कोई बॉडी चार्ज होगी तो इसका मतलब क्या, उसमें से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। यदि किसी बॉडी पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो यदि किसी बॉडी से लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जा रहे होंगे, या किसी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलेंगे तो दूसरा कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। तो जिस बॉडी से निकलेंगे उसके पास कमी आ जाएगी, और जिसके पास जाए उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम बात कमी की बात करें, कैसे करें, क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ है, यानी जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन हो उतने उसके पास प्रोटॉन हो, ये तो आपको सबको पता ही है। ठीक है, और प्रोटॉन कभी चल नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियस में बाउंडेड है, अगर वो चल गया तो इसका मतलब एटम खत्म हो गया। तो सिर्फ चल कौन सकता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जैसे हमने रब करा, तो सबसे पहले आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी के पास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे, तो अब देखो पहले उसके पास 5 प्रोटॉन थे तो 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो अब कितने प्रोटॉन बचे, 5, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +5 -4 यानी +1। तो जिसके पास लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसी बेस पे बेंजामिन ने क्या बताया था, उस टाइम पे यह थ्योरी नहीं आई थी इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और उन्होंने फिर भी चार्जिंग बेस पे बता दिया था कि चार्ज 2 ही टाइप के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये इसलिए बोला था उन्होंने क्योंकि जब उन्होंने देखा था किसी बॉडी को जो रब कर रहे थे ना, तो ये चार्ज हो रही थी, और उनको जब पास ला के देख रहे थे तो वो अट्रैक्ट कर रही थी, सेम टाइप से चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रही थी, और जब उन्हें आपस में टच करके रख दिया था तो उनके अंदर से चार्जिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़त्म हो जा रही थी। में कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा सिस्टम सारा। फिर भी हम शायद बात कर रहे थे चार्ज के बारे में, और हम बता रहे थे कि चार्ज की जो टाइप्स हैं वो बेंजामिन ने डिफाइन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ रबिंग के बेस पे, जो उन्होंने चार्जिंग करता उसी बेस पे उन्होंने बताया था कि हम पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव माना, एक को नेगेटिव मानना, और एक को इसी बेस पे उन्होंने मतलब सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव ही मानना था। उन्होंने ऐसा क्यों मानना, मैं वो बता रहा था आपको कि चार्ज की जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो पोलैरिटी थी पॉजिटिव नेगेटिवली, यानी 2 टाइप ऑफ पोलैरिटी, तो ऐसा लेने का कारण क्या था, उन्होंने देखा जब उन्होंने किसी भी बॉडी को अलग अलग प्रोसेस से चार्ज करा, ठीक है, तो जो अलग अलग प्रोसेस से चार्ज थी, जैसे कि एक क्या थी, सिल्क थी, और एक क्या था, चलो सिल्क के साथ एक ग्लास रोड थी, उसको ग्लास रोड को रब करा सिल्क से, तो दोनों डिफरेंट मटेरियल है। उन्होंने देखा जब दोनों डिफरेंट मेटल को पास लाया गया तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा, पर जब हमने सिल्क को पास लाया तो उन्होंने एक दूसरे को रिपल करा, यानी सेम टाइप के मटेरियल को जब सेम टाइप तक चार्ज करा गया। और उसी तरह से ग्लास रोड को लाया गया तो उन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल करा। तो इसी बेस पर उन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे जो चार्ज जो सेम टाइप के चार्ज हैं एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें, और जो अपोजिट टाइप के अट्रैक्ट करें। एक प्रॉपर्टी तो नहीं यहाँ से पता लगी, और उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही सिल्क को उन्होंने ग्लास रोड के टच करके थोड़ी देर के लिए रखते और बाद में देखा तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी दिखाना बंद कर दिया। इसी पर उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो न्यूट्रलाइज को उन्होंने जीरो मान लिया, और जैसे ही उन्होंने इसको जीरो माना इसी बेस पर उन्होंने पोलैरिटी बताई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो काम बड़ा आसान हो गया, पोलैरिटी क्लियर होगी भाई, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। ठीक है, बहुत से आदमी इसमें खुश भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मानना चाहिए था, क्योंकि वो हर प्रॉपर्टी को जितनी भी सारा काम हो पा रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो पा रहा कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रीली मूव कर सकें। तो
वो मानना था कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मानना चाहिए था, पर जो भी अब मानना गया अब वही चलेगा, अब उसको बदल थोड़े देंगे। तो इसी बेस पे हमने चार्ज की जो पोलैरिटी मानी वो दो टाइप की मानी, एक टाइप था क्या पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पहली प्रॉपर्टी में क्या बता ना कि चार्ज जो सेम टाइप के सेम पोलैरिटी के एक दूसरे को सदा रिपील करेंगे, पर जो अपोजिट पोलैरिटी के वे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव का मतलब क्या है, यदि एक बॉडी को मैंने 1 कूलाम चार्ज दिया, 2 कूलाम दिया, फिर 3 दिया, तो उसके पास जो टोटल चार्ज होगा 6 कूलाम हो गया होगा, ठीक है। पर यदि मैंने पहली बार से +1 फिर +2 और फिर -3 चार्ज दिया, तो उसको टोटल चार्ज कितना होगा। यानी जो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो इंडिविजुअल चार्ज के एल्जेब्रिक सम के, एल्जेब्रिक सम क्या हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखा जाए, ठीक है, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो इसी बेस पे हम बता सकें जब एल्जेब्रिक सम की बात आएगी तो इसका मतलब उस पर 0 हो जाएगा। तो साइन के साथ हम चार्ज को सम करेंगे, ठीक है, यानी टोटल चार्ज कितना हो किसी बॉडी पे, समेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी कैसे है, एडिटिव प्रॉपर्टी का, ठीक। और अब बात है चार्ज कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं हो तो मैं एक बात बताऊँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो वे जितने भी फिजिकल फेनोमिनास हैं जिनको हम क्या कर सकें डायरेक्ट एंड डायरेक्टली मेजर कर सकें, उन्हें हम बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। और उसी बेस पर हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में डिवाइड करा था। एक बोला था यानी वे फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़े, हर बार डायरेक्शन की जरूरत पड़े, उन्हें बोला था वेक्टर। और इन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उन्हें बोलते हैं हम क्या, स्केलर। आपको लग कैसे डायरेक्शन, जैसे कि यदि मैं किसी के आपको बोला जाए, यदि वेलोसिटी की बात करें, जैसे फोर्स की बात करें, किसी बॉडी फोर्स लगाया तो बताया जाए ना किस तरफ लगाया गया। यदि फोर्स पे ये नहीं बताया गया वो किस तरफ लगाएगा तो फोर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हर बार डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, सब वेक्टर होंगे। और जैसे किसी का वेट है उसको भी ज़रूरत पड़ेगी, पर मास के लिए तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। टेम्परेचर के लिए डायरेक्शन थोड़ी बताना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर इस डायरेक्शन में है कि उस डायरेक्शन में अप है कि डाउन है, ठीक है। तो जब किसी की फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हमें ज़रूरत ना पड़ती हो डायरेक्शन की, तो वो स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा जो चार्ज है वो भी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जो सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज की है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या हो, क्वांटाइज का मतलब वो है कि जो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे, वो ऑलवेज होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है इस दुनिया में, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है जो हम मान के चलते हैं। आपको वैसे इसका भी थोड़ा बहुत वो मिलने लगे अब विरोधाभास, ठीक है, कुछ चीज़ में मिला जैसे न्यूक्लियस के अंदर, पर हम वहाँ तक की बात नहीं करें, एटम लेवल पे बात करें तो इसका कोई भी अपोजिशन नहीं होता, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो क्या है, आपने देखा कि बॉडी को रब करे तो क्या जा सके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें। तो जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज तो अवेलेबल है नहीं, ऐसा नहीं हाफ इलेक्ट्रॉन और 1.5 इलेक्ट्रॉन कहीं मिल जाता, ऐसा नहीं होता ना। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी किसी बॉडी से जो मूव कर रहा है कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गया, या इस पर 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो इस तरह किसी बॉडी पे जो चार्ज होंगे तो वो क्या होंगे, सदा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो इसी बेस पे हम क्या से इंटीजर मल्टीपल होना क्या बोले, क्वांटा, यानी क्वांटम फॉर्म में होगा, 1 2 3 4, ऐसा नहीं होगा 1.2 कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होगी। यानी चार्ज की कोई भी वैल्यू ले लो वही पॉसिबल हो जाएगी। कोई का मतलब है 1.1 भी एग्जिस्ट करेगा, 1.1 2 3 4 5 कुछ भी, मतलब कोई भी वैल्यू ऐसी है जो एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ फिक्स है। या तो 1 ही इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 ही हो गया, 3 ही हो गया, 4 हो गया, 5 होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें से क्या बोल रहे हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज। तो लिखेंगे कैसे कि टोटल चार्ज ऑन बॉडी यानी Q इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस किसके लिए, पॉजिटिव भी हो सके या नेगेटिव भी हो सके, वो डिपेंड करेगा। बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे किस तरफ। यदि किसी पास लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव। उसी बेस पे ध्यान रखिए न्यूमेरिकल दिमाग में। Q इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस NE, वेयर द E इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, 1.6 इंटू, मैं मैग्नीट्यूड की सिर्फ वैल्यू बता रहा, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस नहीं बता रहा। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूँगा तो वहाँ माइनस लगाऊंगा, मैं फंडामेंटल की बात कर रहा तो नहीं लगा रहा। तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है, कूलाम इज द यूनिट ऑफ
चार्ज, यानी चार्ज को जिसमें हम मेज़र करेंगे, ये भी बोला था फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो, जो मेजरेबल हो। तो चार्ज भी क्या है, मेजरेबल है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है, और उसकी यूनिट क्या है, कूलम। अब चार्ज की अभी जो प्रॉपर्टी हुआ है, चार्ज से कंजर्वेटिव। और ये तो आपके सामने अभी हुआ था कि जब हम किसी बॉडी को रब कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, जब मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉडी से, यदि एक से निकल रहे थे तो दूसरे किसी न किसी पे जा रहे थे, ऐसा तो नहीं होता कि चार्ज गायब होगा, ठीक है ना, और अचानक कहीं से आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब पूरे विश्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का जो टोटल चार्ज है वो कैसा है, कांस्टेंट है। वो कितना है, 0। पूरे ब्रह्मांड किससे मिला है, एटम्स थे, और हर एटम पे चार्ज कितना, 0। तो पूरे ब्रह्मांड का चार्ज कितना है, 0। तो चार्ज को ना तो क्रिएट करा जा सकता ना डिस्ट्रॉय, ठीक है, सिर्फ उसको क्या करा जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करा जाए। और जब वो ट्रांसफर होगा, जिसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव चार्ज, जिस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि चार्ज पे वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कोई बॉडी यदि मूव करना स्टार्ट कर दे, बहुत स्पीडली मूव करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा उसका चार्ज बदल जाएगा। जबकि मास के साथ ऐसा नहीं होता, यदि कोई बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड से, लाइट की स्पीड से चलेगी, तो उसका मास वेरी करना स्टार्ट कर देगा, उसकी लेंथ वेरी करना स्टार्ट कर देगा, टाइम वेरी करना स्टार्ट कर देगा। पर चार्ज ऐसा नहीं करता, इसलिए बोला जा कि चार्ज रिलेटिविस्टिक नहीं है, यानी रिलेटिविटी की रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी नहीं चेंज होता है विद द वेलोसिटी, ठीक है, समझ पाए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हमारे सामने जो है, जहाँ से हम चले थे उस जगह, क्योंकि अब हम बहुत आगे निकल चुके थे और हमें वापस जाना है अपनी उसी जगह जहाँ से हम आए थे। तो चलते हैं भाई, ये जी। अब हमें हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चार्ज के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। यदि किसी भी जगह कोई चार्ज का फ्लो होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे करंट है। और कौन मूव कर रहा, चार्ज के कारण है, तो क्योंकि चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुए, तो इसीलिए हम किसको क्या बोल सकें कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो। तो चार्ज को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ करंट की बात करते हैं तो कोई चीज़ यदि हम बात करेंगे कि चार्ज फ्लो हो रहा तो यहाँ करंट होगा, पर क्या होगा एग्जैक्टली मेजर कैसे करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी यूनिट टाइम में किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हम कर देंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई सॉरी यूनिट क्रॉस सेक्शन नहीं बोलेंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, यूनिट क्रॉस सेक्शन कहते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाए, क्योंकि चार्ज के हम वायर को चेंज कर दें ना तो करंट की वैल्यू चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि मोटी वायर के अंदर ईजिली फ्लो हो जाए, पतली के अंदर फ्लो होना मुश्किल हो जाए, तो इस पे हम बोल नहीं सकते। तो हम बोलेंगे क्या कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक, यानी कि Q/T थ्रू द any cross section area, and rate of flow of charge through the any cross section area is called the electric current and it is represented by the I। आप स्मॉल I कैपिटल I जो भी लिखना चाहो, पर पहले ही बता दो कि हमने इससे रिप्रेजेंट करा इसको, ठीक है। तो अब जो I है इसका भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ना तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी होता, ठीक है। फिर भी आपके सिलेबस तक हम इसे स्केलर क्वांटिटी मान के चलेंगे, ठीक है। करंट को आप स्केलर मान के चलेंगे आपके सिलेबस तक, पर वैसे ही स्केलर भी नहीं होता और वेक्टर भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ बात आई हर बार इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द एम्पियर। एम्पियर में मेजर करा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, ये भी आपको याद रखना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स, कितने टाइप के इलेक्ट्रिक करंट्स हो सकता है, तो सबसे पहला जो आपके सिलेबस में भी होगा, हर जगह हम जो बेसिकली लेके चले हुए हैं, स्टडी करंट। स्टडी करंट का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी टाइम में जो चार्ज की वैल्यू हर बार कैसी रहे, कांस्टेंट, यानी करंट की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ऐसा हो कि कभी करंट बढ़ जाए कभी करंट घट जाए, टाइम के साथ करंट वेरी ना कर रहा हो, यानी फिक्स एक ही तरह करंट मिल रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे स्टडी करंट। और वेरिंग करंट कैसे होंगे, जो टाइम के साथ वेरी कर रहे होंगे, यानी टाइम के साथ, जैसे अब कुछ और है थोड़ी देर बाद कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और मिले, ऐसा नहीं बढ़े या घटे, हो सके वो घट बढ़ भी रहा हो, ऐसा बढ़ रहा हो, ऐसा वो घट रहा हो, तो सब जगह वेरिएशन है, ठीक है। और इसके सबसे आगे जो हमारे काम की चीज़ है वो है अल्टरनेटिव का मतलब क्या, जो टाइम वेरिंग करंट तो है, यानी उसकी वैल्यू तो हर बार वेरी कर रही, बट उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो पीरियोडिकली चेंज हुए, यानी पीरियोडिकली वो अपने डायरेक्शन को
चेंज करता रहे, कभी इस डायरेक्शन में फ्लो है, कभी इस डायरेक्शन, पर उसका चेंज होने का जो टाइम है फिक्स हो, ठीक है, यानी एक फिक्स पीरियड के अंदर अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलना है, अल्टरनेटिंग करंट बोलना है, अल्टरनेटिंग करंट था, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया, ऐसा यूनिट आपने पढ़ रखी है, टाइम की आपको पता ही है, तो करंट की को हम चाहो तो क्या लिख सकें, कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर पर। एसआई जो किसी भी करंट का जो एसआई यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट उस, ठीक है, वो है इसकी क्या, एम्पियर, एम्पियर में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो ये नोट्स में हम बता रहे हैं Q इक्वल टू एन क्या हुआ है, चार्ज क्या हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने खुद ही दे दिया, चलो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता Q इक्वल टू कितना हो, एन ई, तो एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक कूलम्ब में, तो Q की वैल्यू होगी 1 कूलम्ब, ठीक है। एन हमें निकालना, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹, तो इसके हेल्प से आप मुझे सॉल्व करके देंगे सब बच्चे, ठीक है। तो इसलिए इसने बताया भी तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 कूलम्ब बहुत बड़ा चार्ज हो है, ठीक है। तो आपका एक छोटा सा काम है, आप यहाँ तक का अपना देखेंगे, उसके बाद हम कन्वेंशनल करंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी आप समझोगे फिर आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ो, अपने नोट्स तैयार करो और मुझे बताओ, ठीक है। प्रॉब्लम्स में भेजूँगा, पर अभी प्रॉब्लम्स में सिर्फ करंट के और इनएबिलिटी में थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको भेज दूँगा, ठीक है। अभी आपका करना नोट्स तैयार करना, और मैं जो सवाल भेजूँगा उसको सॉल्व करके देना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।